नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुमला से बड़ी खबर है, जहां सिसई में भ्रष्टाचारियों पर पीएम मोदी बरसे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलता रहेगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। समीर उरांव के लिए पीएम ने प्रचार किया। लोहरदगा से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हमलावर नजर आए और कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलता रहेगा। गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा चलेगा, चलेगा, चलेगा। मेदिनीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी एक बार फिर से कांग्रेस और जेएमएम पर जोरदार हमला बोला है। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज नया भारत डोजियर नहीं बजेता, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ किया कि जब तक वे जिंदा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होने देंगे। झारखंड के डाल्टनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सिंधमारी कर कुछ हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन इस पर आरजेडी और उनके दूसरे साथी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पीएम ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होने देंगे और संविधान में भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक और खतरनाक बात कही है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तभी एक बात तय की थी और ये पक्का हो गया था, सही सिक्के हो गए थे कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये जेएमएम और आरजेडी साहब
ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। लोकसभा चुनाव के लिए रांची में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस बीच सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के उम्मीदवार धर्मेंद्र तिवारी आज रांची लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे, जिसमें सरयू राय भी मौजूद होंगे। दिन में हम लोग 11 बजे 10:30 बजे से इकट्ठा होंगे। 11 बजे हम सभी जाएंगे और जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वहाँ हम लोग एकत्रित होकर के वहाँ से पैदल मार्च करते हुए 200 मीटर 150 मीटर होगा, उपायुक्त कार्यालय तक हम सभी जाएंगे और जाकर वहाँ नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तैयारी सब जनता को करनी है। न्यूज 18 पर इंटरव्यू में अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि बीजेपी की थ्योरी हिटलर के सिद्धांत पर चल रही है। असल में ये निश्चित तौर पे अगर किसी का ये थ्योरी है तो ये थ्योरी है इनका, अमित शाह और जिस संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं उनका। गोबल्स की थ्योरी पे ही आधारित है, हिटलर के थ्योरी पर ही देश चला रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी झूठ बोलना होते जानते, राहुल गांधी जो टिपिकल आज के राजनीति में डिप्लोमेसी कहा जाता है करना आते, तो पूरे देश को पैरों से नापने का काम नहीं करते। लोकसभा चुनाव को लेकर गोड्डा में सरगर्मियां तेज हो गई है। इंडी गठबंधन की तरफ से प्रदीप यादव को टिकट मिलने के बाद मामला और भी दिलचस्प हो गया है। इस बीच निशिकांत दुबे के आवास पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी से जुड़े हैं और लोकसभा चुनाव में कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा के संपूर्ण विकास को देखते हुए उस समर्थन ने जो है अल्पसंख्यक समुदाय को भी यहाँ इकट्ठा कर दिया। इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और सभी ने एक पुष्ट से आपने देखा, सबों ने हाथ उठाकर कहा कि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं माननीय सांसद जी को लगातार यहाँ से चौथी बार सांसद बनाने के लिए और देवघर में जिस तरह से इन्होंने ऐतिहासिक विकास किया है, आगे आने वाले समय में यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, यहाँ के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, इन्हीं का देन है जो कि आज यहाँ पे एम्स आया है, एयरपोर्ट आया है, प्लास्टिक पार्क आया है। खूंटी में होने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के अलावे छोटे दल के प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और यही कारण है कि खूंटी लोकसभा सीट पर जीत का समीकरण तय करने में अहम भूमिका रहती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में छोटे दल के प्रत्याशी की कोई भूमिका सामने नहीं आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेश कुमार। खूंटी लोकसभा चुनाव जारी है और इस चुनाव में देखा जाए तो छोटे दल के जो प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, उनकी अहम भूमिका होती है। छोटे दल के प्रत्याशी जो भी मतदान अपने पक्ष में आकर्षित करते हैं या उनके प्राप्त होता है मतदान, वो कहीं ना कहीं भाजपा या कांग्रेस का ही नुकसान करते हैं और इसका खामियाजा कई बार कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार के जो छोटे दल के प्रत्याशी हैं, चाहे वो झापा हुए, चाहे वो निर्दलीय हुए या और भी अन्य जो पार्टी है बसपा है, वो किसका खेल बिगाड़ पाती है। शैलेश कुमार, न्यूज 18, खूंटी। देखिए, चुनाव में सभी दल की अपनी अपनी भूमिका होती है। बड़े दल बड़ी बात सोचती है, देश के लिए सोचती है, छोटे दल अपने लिए सोचते हैं। उनका सोच सिर्फ अपना दल को कैसे हम
स्टैंड करें, अपना दल को कैसे मजबूती से खड़ा कर पाएं, क्योंकि उनके जो कैडर होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसी उलझन में वो उलझे रहते हैं। छोटे दल को मामूली सा 10, 20, 50 मत मिलेंगे, उससे क्या होने वाला है? उससे कोई चुनाव में नया समीकरण बनने वाला नहीं है। ये लोग कहीं हराने के लिए किसी को लड़ रहे होंगे। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है, वो जानती है कि हम अपना मत का दुरुपयोग ना करें। लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय परिसर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बसपा के टिकट पर नामांकन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम के साथ जमकर बहसबाजी हो गई। नागमणि मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने उन्हें रोका तो नागमणि थाना प्रभारी से ही उलझ पड़े और उन्हें कानून का पाठ पढ़ाने लगे, जिसके बाद न्यायालय से वारंट के आधार पर थाना प्रभारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नागमणि की गिरफ्तारी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुई है। आचार संहिता केस में हमसे न कोई पुलिस कभी पूछताछ किया, न कभी नोटिस दिया गया, और अचानक 2 दिन पहले मुझे पता लगा जब परमिशन की बात हो रही थी, और तब पता चला कि मेरे पर ऐसे ऐसे केस है। बताओ, नागमणि को तो पूरा देश जानता है, लेकिन इस तरह का गुंडागर्दी पुलिस की ओर से होगा, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। अब यहाँ की जनता जो करेगी, बस हम यहाँ की जनता से प्रणाम करते हैं कि उनको किसी तरह निकलवाएं। उनके खिलाफ सब लोग लग गया है, बस यहाँ की जनता से यही कहना चाहिए कि उनको किसी तरह निकलवाएं और उनको यहाँ से जिता के भेजें, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। यहाँ मानववाद, समानतावाद ताकत हावी है। यह नागमणि कुशवाहा के देख करके, बढ़ते हुए लोकप्रियता को देख करके यहाँ के विरोधी लोग अकबका गए हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। आजसू के नेता अर्जुन बैठा ने बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। दरअसल पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि गांडे विधानसभा आजसू के खाते में आएगी, लेकिन आजसू को टिकट ना मिलने पर नाराज आजसू नेता ने बगावत कर दी है। निर्णय में यही हुआ कि हम लोग 2024 में सोचेंगे, आपके विचार रखेंगे, लेकिन कार्यकर्ता का मन जो उत्साह था मैंने नहीं रोक पाया और पार्टी से मैंने इस्तीफा देता हूं। हजारीबाग में निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक कुमार उस वक्त चर्चा का विषय बन गए जब वो बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। किसान की वेशभूषा में उन्होंने हजारीबाग लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद अभिषेक ने कहा कि कोई हजारीबाग का विकास करने वाला नहीं है, जबकि मैं शहर का बेटा हूं और कई सालों से लोगों की सेवा करने का काम कर रहा हूं। महंगाई आज सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई बहुत ही स्तर बहुत बढ़ चुका है और बहुत ही त्रस्त है लोग। इस कारण से यार मेरा भी तो, मैं भी एक समाज सेवी हूँ, सीधा एकदम गरीब हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मैं एक बैलगाड़ी चुना हूँ। अब बैलगाड़ी से आया हूँ कि जब जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ा हुआ है, मैं खुद महंगाई से त्रस्त हूँ। आप देख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा में आप देख सकते हैं महंगाई का स्तर आसमान छू रहा है। जामताड़ा के सोनबाद गांव और मटटाड़ गांव में साइबर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान जालसाजी को अंजाम देते 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी को जिले के विभिन्न गांवों से साइबर अपराध करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से 12 फोन, 16 फर्जी सिम कार्ड और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। नारायणपुर और विभिन्न जगह से 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान और अपने दल के साथियों ने छापेमारी कर 3 साइबर अपराध को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक जुगदल सिंह है, प्रहलाद मोदक है, मुफस्सर अंसारी है। इनका जो कार्य क्षेत्र है अपना झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र है, क्षेत्र का है। ये इनका जो मोटो है, इनका एमओ है, ये अपना क्रेडिट कार्ड से। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।